ऑल इंक्लूसिव करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2021 पॉलिटी क्लास 2। ये वीडियो हिंदी में है। इंग्लिश वीडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। पॉलिटी की पहली क्लास में मैंने गलती से कह दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अंडर आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 300 ए पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सितंबर की। मॉनसून सेशन में क्वेश्चन आवर और प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं लिए जाएंगे, तो इन पे क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन आवर का कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन आवर क्यों ज़रूरी है, एक बार वो समझ लेते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जनता पब्लिक चुनती है एमपीज को, यानी कि पार्लियामेंट में लोकसभा को। यह है लोकसभा, यहाँ पे सारे एमपीज हैं, लोकसभा के एमपीज। जिस भी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की लोकसभा में 50% सीट्स हो गई, उसकी सरकार बनेगी। सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव। लेकिन कैसे? क्या ये सभी 50% लोग मिलके बनाते हैं? ये 50% जो एमपीज हैं, इनमें से एक छोटा सा हिस्सा यानी कि मिनिस्टर्स बनाते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी और उसके एलायंस के पास 50% सीट है, लेकिन उनमें से कुछ एमपीज हैं बीजेपी के जो मंत्री बने हैं, जिनसे बना हमारा एग्जीक्यूटिव। ये हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट से बना है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है, पूरी पार्लियामेंट को, सिर्फ इन लोगों को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को, इस लोकसभा को अधिकार है कि वो इनसे क्वेश्चंस पूछ सके कि तुम लोग ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे पब्लिक लेजिस्लेचर को चुनती है एंड पब्लिक एग्जीक्यूटिव को चुनती है। जैसे वहाँ पे ट्रंप थे, अब बिडेन आ गए हैं, तो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपने मंत्री खुद चुनेंगे। वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लेजिस्लेचर में से नहीं आते हैं। ट्रंप जिसको चाहे मिनिस्टर बना दे। ठीक है, इस तरह से बिडेन जिसको चाहे उसका मिनिस्टर बना दे, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से ले। तो देयर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जब चाहे इंडिया में एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब कर सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं टू इंश्योर कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहे टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही रहे। उनमें से कुछ टूल्स होते हैं क्वेश्चन आवर, डिस्कशंस, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और भी चीज़ें। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है। जब भी पार्लियामेंट की पहली सिटिंग होती है, जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है तो पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर का। ठीक है, इसमें एमपीज सरकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या क्वेश्चन आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है? हाँ, क्वेश्चन आवर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। दोनों हाउसेस के अपने रूल्स होते हैं और उन रूल्स में क्वेश्चन आवर का जिक्र है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड किया, तो क्या पहली बार ये सस्पेंड किया गया है? नहीं, पहले भी बहुत बार इसको सस्पेंड किया जा चुका है, जैसे 1962, 75, 76। क्या हम क्वेश्चन सिर्फ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं? क्या एमपीज किसी और फेलो एमपी से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यानी किसी प्राइवेट मेंबर से? हाँ, देखो, ये लोकसभा है। लोकसभा में ये 50% जिसकी मेजॉरिटी है, और ये कुछ मिनिस्टर्स। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी एमपी क्वेश्चन पूछता है इन मिनिस्टर से, जनरली ऐसा होता है। लेकिन एमपीज आपस में भी, मान लो ये कोई एमपी है और ये कोई एमपी है, तो ये एमपी इस एमपी से भी क्वेश्चन आवर के दौरान क्वेश्चन पूछ सकता है। बट इसका पर्पस क्या होगा? ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर, ये कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो है नहीं।
रीज़न ये है कि हो सकता है इस एमपी ने कोई बिल पेश किया हो और ये एमपी उस बिल के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन चाहता हो, कुछ डिस्कस करना चाहता हो, तो उस केस में ये एमपी इस एमपी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स आल्सो। प्राइवेट मेंबर मतलब जो भी मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान से देखो, हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। लोकसभा में 50% सीट है, उनमें से कुछ हो गए मिनिस्टर्स, तो फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको छोड़ के जो भी एमपी हैं ऑल ऑफ देम आर प्राइवेट मेंबर्स। ठीक, लोकसभा एमपी एक दिन में एक ही स्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब जिसका ओरल आंसर उनको चाहिए। जब कोई एमपी क्वेश्चन पूछता है तो वो बताते हैं कि मुझे इसका जवाब ओरली चाहिए या लिखित में चाहिए। अगर ओरली जवाब चाहिए तो उस क्वेश्चन पे एक स्टार लगा दिया जाता है, और जब मंत्री आंसर करता है तो वो एमपी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अच्छा आप ये जवाब दे रहे हो लेकिन समथिंग लाइक दैट, फिर आप आगे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको 15 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है, यानी कि जब आप अपना क्वेश्चन सबमिट करोगे तो 15 दिन बाद आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, आंसर किया जाएगा, चाहे वो रिटर्न आंसर चाहिए चाहे ओरल आंसर चाहिए। अगर आपको जल्दी है तो आप जब क्वेश्चन सबमिट करोगे तब बताओ कि मैं चाहता हूँ ये 10 दिन के अंदर ही इसको टेकअप किया जाए, आंसर मिल जाए मुझे, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को हमेशा ओरली आंसर किया जाता है, और ऑब्वियसली आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अनस्टार्ड मतलब रिटर्न, स्टार्ड मतलब ओरल, शॉर्ट नोटिस के 10 दिन, 10 दिन से कम टाइम शॉर्ट नोटिस, एंड हमेशा ओरली होता है। ठीक, लिमिट्स हो गई 15 दिन नॉर्मल नोटिस के लिए। अभी जो बाकी लिमिट्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, फिर भी ये इनको देख लेते हैं। लोकसभा में एक दिन में सिर्फ 230 अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 255 क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ हो तो उस केस में ये लिमिट बढ़ा के 255 कर दी जाती है। राज्यसभा में एक दिन में 155 अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिन क्वेश्चंस का आंसर ओरली देना है वो काफ़ी कम होते हैं, बिकॉज उसमें लिमिट सिर्फ 20 क्वेश्चंस की होती है, बिकॉज समय लिमिटेड होता है। रिटर्न आंसर आप दे सकते हो जितने मर्जी, बट ओरल आंसर देने में टाइम लगता है, पार्लियामेंट पूरे दिन नहीं बैठ सकती, इसलिए वहाँ पे लिमिट होती है 20 क्वेश्चंस इन लोकसभा एंड 20 क्वेश्चंस इन राज्यसभा। यहाँ पे हम ओरल आंसर्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक मेंबर की। लोकसभा का एक मेंबर टोटल एक दिन में 5 क्वेश्चंस पूछ सकता है, एंड राज्यसभा में 7 क्वेश्चंस। ठीक है, जो 5 है इसमें स्टार्ड और अनस्टार्ड दोनों इंक्लूड है। बट लोकसभा का एमपी, मैंने यहाँ पे कहा था लोकसभा का एमपी एक दिन में सिर्फ एक ही स्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि वो एक दिन में एक स्टार्ड और 4 अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है ये प्रीलिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लोकसभा जब शुरू हुई थी 1952 में, तभी से लोकसभा में हर सिटिंग में क्वेश्चन आवर होता है। राज्यसभा में शुरू में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्वेश्चन आवर होता था, लेकिन 1964 से हर रोज क्वेश्चन आवर होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब क्वेश्चन आवर नहीं होता है, जैसे जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन कोई क्वेश्चन आवर नहीं होता। जब जनरल इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बनती है तो उसके पहले सेशन में क्वेश्चन आवर नहीं होता है जनरली, क्योंकि नए नए मंत्री बने हैं। अभी उनसे आप सीधा ही क्या क्वेश्चन पूछोगे, पहले उनको थोड़ा काम तो करने दो, फिर उन पे कोई आरोप लगाना या क्वेश्चंस पूछना उनसे। दूसरा, जब भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट कब एड्रेस करते हैं, एक तो जब इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बनती है तब, और हर साल की पहली सिटिंग में 0 आवर। क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद पार्लियामेंट जनरली 11 बजे फंक्शन करना शुरू करती है, तो 11 से 12 क्वेश्चन आवर हो गया, फिर 12 बजे शुरू होता है 0 आवर। जब तक नॉर्मल एजेंडा नहीं लिया जाता, जैसे बिल्स पेश किए जाते हैं, ठीक है, जब तक नॉर्मल एजेंडा नहीं लिया जाता उससे पहले का जो टाइम है उसको कहते हैं 0 आवर। ज़रूरी नहीं कि 0 आवर पूरे 1 घंटे का हो, कई बार सिर्फ आधे घंटे का भी होता है।
सो 0 आवर इज अ टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर खत्म हुआ और एजेंडा लिया गया, उसके बीच के टाइम को कह दिया 0 आवर। यहां पे हमने कहा था क्वेश्चन आवर के लिए आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 0 आवर में कोई मुद्दा उठाने के लिए आपको प्रायर नोटिस, जैसे वे 15 दिन है, ऐसा कोई प्रायर नोटिस नहीं देना होता। ठीक है, नो प्रायर नोटिस इज नीडेड। आप सेम डे नोटिस दे दो सुबह सुबह कि आज 0 आवर में मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस होता है, ये रूल्स में मेंशन्ड नहीं है। क्वेश्चन आवर रूल्स में मेंशन्ड है दोनों हाउसेस के, 0 आवर मेंशन्ड नहीं है। 1962 से 0 आवर लिया जाता है। अगर आप आंसर से संतुष्ट नहीं हो तो उस मुद्दे पे आधे घंटे का हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है। अगर चाहो तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हो सकता है, लेकिन 2 घंटे से कम टाइम के लिए। दैट शुड नॉट इंक्रीज, दैट शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे तक के लिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी करवा सकते हो। अब ये होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। अगर कोई बहुत ही सीरियस मुद्दा है देन एमपीज एक एडजर्नमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। ये बहुत ही सीरियस चीज़ों के लिए होता है। अगर आपको लगता है सरकार बहुत ही ज़्यादा मनमानी कर रही है, कोई सीरियस इशू है जिसको सरकार आंसर नहीं कर रही है, हम क्वेश्चन अगर में पूछ चुके, 0 आवर में पूछ चुके, बट सरकार बातों को गोलमोल कर रही है, और बहुत 50 रीज़न हो सकते हैं, तो ऐसे सीरियसनेस दिखाने के लिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप एडजर्नमेंट मोशन मूव करो। बट वो तभी एडमिट होगा जब एटलीस्ट 50 मेंबर्स एमपीज राजी होंगे उसके लिए। तब अगर एडमिट हो जाता है, 50 लोग एग्री हो जाते हैं, तो फिर नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को रोक दिया जाता है और एडजर्नमेंट मोशन पे डिस्कशन होता है। क्योंकि यहाँ पे आप सरकार से सीधे तौर पे कुछ सीरियस क्वेश्चन कर रहे हो, इट इज, और 50 लोग उसके लिए एग्री कर रहे हैं, सो इट इज़ लाइक अ सेंसर। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, बहुत अहम बात होती है, तो ये भी वैसे ही अहम होता है। हालांकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, बट ये उतना ही अहम माना जाता है जनरली। इसीलिए ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ये राज्यसभा में नहीं होता है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी 2 बातें ध्यान रखनी है एडजर्नमेंट मोशन के लिए। एक तो ये राज्यसभा में नहीं होता है, दूसरी बात, अगर ये एडमिट हो जाए तो कम से कम 2.5 घंटे के लिए डिस्कशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी आंसर को स्टेटमेंट फ्रेम करेगा कि एडजर्नमेंट मोशन को अगर एडमिट कर लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे डिस्कशन होगा। गलत, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। शॉर्ट ड्यूरेशन में था ज़्यादा से ज़्यादा, शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बात कर सकते हो, एडजर्नमेंट में कम से कम 2.5 घंटे। ऑल्सो इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, प्रिविलेज में इतनी कोई अहम बात नहीं है, मतलब यहाँ पे मेन मुद्दों पे बात होती है। अगर आपको देखो इतने सारे मौके मिले क्वेश्चन पूछने के, क्वेश्चन आवर हो गया, 0 आवर हो गया, हाफ आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप इन सब चीज़ों में रेज नहीं कर पाए, किसी भी, ये सारे किसी न किसी रूल के अंदर होते हैं जनरली, 0 आवर को छोड़ के बाकी चीज़ें किसी न किसी रूल के अंडर होते हैं। अगर किसी भी रूल के अंडर आप कोई इशू नहीं रेज कर पाए हो तो भी ऑप्शन होता है। फिर जो आप इशू रेज करोगे उसको बोलोगे, राज्यसभा में उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन, लोकसभा में उसको बोलते हैं नोटिस अंडर रूल 377। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा, यूपीएससी सिंपली कह देगा कि लोकसभा में रूल 377 के अंडर जो नोटिस दिया जाता है उसका पर्पस क्या होता है। ऑप्शन में होगा उसका पर्पस होता है एडजर्नमेंट मोशन को लाना, ऐसा कुछ यूपीएससी उल्टा सीधा बता देगा। ठीक है ना, तो नोटिस अंडर रूल 377 मतलब कोई ऐसा मैटर आप रेज करना चाहते हो जो आप किसी और इशू के अंदर, किसी और रूल के अंदर रेज नहीं कर पाए हो। सिंपल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं 2017 का। पार्लियामेंट इनमें से किस तरह से मिनिस्टर्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तीनों सही हैं। तीनों तरह से हम इंश्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही बनी रहे। प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर मतलब लोकसभा में 50% सरकार बन गई, उस 50% में से भी कुछ लोग होंगे, कुछ एमपीज जो बनाएंगे एग्जीक्यूटिव, जो कि मिनिस्टर्स होंगे। तो ये जो थोड़े से लोग हैं जो मिनिस्टर्स हैं,
इनको छोड़ के एवरीवन इज प्राइवेट मेंबर। तो ऐसा कोई प्राइवेट मेंबर अगर कोई बिल पेश करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, तो यानी कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन मिनिस्टर एमपी। फ्राइडेज को आखिरी के 2.5 घंटे में ये बिल्स डिस्कस होते हैं। इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बिल को आपको खुद ही ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्राफ्टेड बाय द एमपी हिमसेल्फ। जब ये मंत्री कोई बिल पेश करते हैं तो उसको मिनिस्ट्री ड्राफ्ट करती है। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कोई बिल पेश किया है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स ने काफ़ी सोच समझ के मिनिस्टर की गाइडेंस के अंदर उस बिल को फ्रेम किया होगा। बाकी मिनिस्ट्रीज से भी कंसल्टेशन ली होगी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कोई प्राइवेट मेंबर पेश कर रहा है तो उसको खुद ही वो ड्राफ्ट करना पड़ेगा। हर लोकसभा में थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड। हज़ारों प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, बट बहुत ही रेयर होता है कि वो पास हो जाए। क्यों? क्योंकि 50% मेजॉरिटी तो सरकार की है, एंड जनरली सरकार के ही एमपी अगर कोई बिल चाहते हैं, कोई लॉ चाहते हैं, तो अपने मंत्री दोस्त को बोल के वो बिल पेश करवा देते हैं, है ना। बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। बट अगर कोई ऑपोजिशन वाला चाहता है तो वो पास नहीं हो पाएगा, बिकॉज 50% यानी कि जो जिनकी सरकार है वो पार्टी तो मानेगी नहीं। तो बहुत रेयर होता है कि ऐसे को बिल पास हो जाए। तो इंडिया में 1970 वो आखिरी साल था जब कोई ऐसा बिल पास हुआ था। इंट्रोड्यूस हर साल होते हैं, बट इतने सालों में अभी तक कोई 50 साल में कोई पास नहीं हुआ। अभी तक टोटल 14 पास हो चुके हैं। 1956 में एक ही साल में 6 प्राइवेट मेंबर के बिल पास हो गए थे। क्या एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया हुआ बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सोचने में बहुत बड़ी बात लगती है, बट एक्चुअली कर सकता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल रही है तो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। ठीक। प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट ये कहती है प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब वो बिल जो कि नॉमिनेटेड एमपी लाता है। ये बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं वो जो बिल लाते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये गलत कह रहे हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे? नॉन मिनिस्टर एमपी। ठीक, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है रिसेंटली इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गया हो। ये भी गलत। ठीक है, 14 पास हुए हैं और वो भी आखिरी हुआ था 1970 में। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, कभी कभी ये बिल बहुत अच्छे होते हैं। जैसे 1956 में फिरोज़ गांधी एक बिल लाए थे, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956। ये बिल पास हो गया था। ये उन्हीं 14 में से एक बिल है। इस बिल में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर कोई मीडिया हाउस सही तरीके से बिना चीज़ों को तोड़े मरोड़े तरीके से उसको पेश करे जनता के सामने, तो उस मीडिया हाउस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई कोर्ट केस अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि पब्लिशिंग ट्रू अकाउंट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ये कुछ गलत नहीं है, इट इज़ टोटली परमिटेड, परमिसिबल है ना। कई बार पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ इस बिल से आई थी, इस प्राइवेट मेंबर बिल से आई थी वाली बात। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, देखो एक तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, प्राइवेट मेंबर इतनी बढ़िया चीज़ लाया। हुआ ये कि जब 1976 में इमरजेंसी चल रही थी तो इस बिल को इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के दौरान मीडिया को काफ़ी बुरी तरह कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो फिर इसलिए दिस वाज वन ऑफ द वेज इन विच मीडिया वाज कंट्रोल। और भी बहुत सारे तरीके थे उस समय सरकार के पास। फिर जब 1977 में इमरजेंसी हटी, दूसरी सरकार आई, तो फिर से ये बिल बनाया गया। बट ऑब्वियसली पुराना बिल रिपील हो चुका था, हट चुका था, तो एक नया लॉ बनाया गया 1977 में। ठीक है, अंदर का मटेरियल लगभग सेम ही था। ठीक है, अंदर का मटेरियल सेम था, तो एक लगभग वैसा ही बिल 1977 में लाया गया जो कि पास हो गया। अब इस बार सरकार लाई थी 1977 में। साथ में सरकार ने यह भी इंश्योर किया कि आगे कोई फिर से इसको रिपील ना कर दे, इस एक्ट को हटा ना दे। इसलिए इस बात को कि पब्लिशिंग ट्रू अकाउंट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया थ्रू 44th अमेंडमेंट 1978। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सिटिंग मतलब मीटिंग,
पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, सारे एमपीज आते हैं, बैठते हैं, और जैसे ही वो आके बैठते हैं वैसे ही सबसे पहले क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है लगभग 11 बजे। ठीक है, 11 से 1 और फिर 2 से 6, तो ये हो गई सिटिंग। तो सारे एमपीज बैठे हुए हैं, ये हमारी लोकसभा चल रही है, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यहाँ पे सारे एमपीज बैठे हुए हैं। तो जब ये सिटिंग ख़त्म हुई तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो बोलते हैं कि हम हाउस को एडजर्न कर रहे हैं। ठीक है, एडजर्नमेंट, हाउस एडजर्न हो गया, और अगली बार हाउस कब मिलेगा, दोबारा मीटिंग कब होगी, अगली मीटिंग कल सुबह 11 बजे, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो वो हो गया एडजर्नमेंट। प्रिसाइडिंग कौन करता है इसको, जो भी वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। एडजर्नमेंट इज डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये ना बताए कि हम अगली बार कब मिलेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिर्फ इतना सा कह दे कि भाई ये मीटिंग समाप्त हुई, यानी कि एडजर्न हो गया हाउस, सिर्फ इतना बोल दे, ये ना बताए हम अगली बार कब मिलने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई मतलब विदाउट डे, बिना बताए कि अगली बार कब मिलेंगे, तो वो हो जाएगा एडजर्नमेंट साइन डाई। तो दोनों काम कौन कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा प्रेसिडेंट। ठीक, सेशन क्या होता है, सेशन आपको पता, न्यूज़ में पढ़ते रहते हो। पार्लियामेंट का फरवरी में बजट सेशन शुरू होता है, फिर जब मानसून आता है जुलाई में तो मानसून सेशन चलता है, सर्दियों में विंटर सेशन चलता है। ठीक है, तो फिर 3 सेशंस होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये सेशंस मेंशन्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं देता है कि आपको अब मिलना है। ठीक है, दूसरी बात, इन सेशंस के जो बीच का टाइम है, जैसे मई से जुलाई के बीच का, उस टाइम को, बीच के टाइम को कहते हैं रिसस। जैसे स्कूल में रिसस होती है वैसे यहाँ पे सेशन के बीच में रिसस होती है। अब एमपीज को बुलाया जाता है कि भी सेशन हो रहा है, सेशन होगा शुरू, आ जाना। फिर सेशन खत्म हो गया है, तो सेशन की शुरुआत और एंड कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट समन्स बुलाते हैं एमपीज को, सेशन शुरू हो रहा है, आ जाना आप लोग दिल्ली में, और सेशन खत्म हो गया है, अपने घर जाओ। वो एंडिंग ऑफ द सेशन भी प्रेसिडेंट करते हैं। ये जो एंडिंग ऑफ द सेशन है इसको कहते हैं प्रोरोगेशन। एंडिंग ऑफ सिटिंग, एंडिंग ऑफ सिटिंग को कहते हैं एडजर्नमेंट। एंडिंग ऑफ सेशन को कहते हैं प्रोरोगेशन। सिटिंग यानी कि मीटिंग कौन खत्म करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ है सामने आपके, और प्रेसिडेंट करेंगे सेशन को एंड। डिसोल्यूशन क्या होता है, एंड्स द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। उसके बाद जब एक बार लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और फिर अगली सरकार आएगी, न्यू एमपीज आएंगे जिनसे सरकार बनेगी। प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन, प्रेसिडेंट समन करते हैं सेशन को, सेशन बुलाते हैं बिल्कुल, एट सच प्लेस दैट ही थिंक्स फिट, बिल्कुल। अब मान लो कल को एज्यूम कर लो कि दिल्ली में स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, दिल्ली में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एमपीज को नहीं बुलाया जा सकता है, या पार्लियामेंट हाउस अवेलेबल नहीं है, कुछ भी 50 रीज़न हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कहीं और भी अगर चाहें तो एमपीज को बुला सकते हैं एंड वहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन होगा। ठीक है, तो एट अ प्लेस दैट ही थिंक्स फिट। दूसरा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक साल में 3 सेशंस होने चाहिए, नहीं, 3 सेशंस होते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये न्यूज़ पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक साल में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किन्हीं 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बजट सेशन और मॉनसून सेशन, किन्हीं भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इसकी इम्प्लीकेशन ये हुई कि एटलीस्ट 2 सेशन तो हो ही जाएंगे साल में। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है। मान लो ये स्टेटमेंट कह रही है कि देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। मान लो कल को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता कि पार्लियामेंट को साल में 10 दिन तो मिलना ही है ना, ऐसे तो कुछ कहता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही चीज़ कह रहा है, देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना से कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 आर करेक्ट। पार्लियामेंट्री कमिटीज़, पार्लियामेंट के सामने बहुत सारा काम होता है। एक तो पार्लियामेंट को लॉज बनाने होते हैं, सोचना होता है कि उन लॉज की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या क्या काम कर रहा है, ठीक कर रहा है या नहीं, ठीक। एक्सपर्ट्स की क्या राय है किसी टॉपिक के बारे में। मान लो कल को पार्लियामेंट के सामने एक बिल आ जाए कि बिटकॉइंस को बैन करना है या बिटकॉइंस के बारे में लॉ बनाना है, तो ऑब्वियसली ये जो एमपीज, जो नेता लोग होते हैं जो भाषण दे के चले जाते हैं, वो सब तो इतने पढ़े लिखे और समझदार होते नहीं हैं कि उनको आइडिया हो कि बिटकॉइन एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो कई बार इनको भी सलाह लेनी पड़ती है एक्सपर्ट्स की, ठीक है ना। अब लेकिन सेशन तो लिमिटेड होते हैं, सेशन तो हमने देखा सिर्फ यही वाले होते हैं। तो फिर इसलिए पूरे साल भी पार्लियामेंट काम करती रहती है थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। बिकॉज पार्लियामेंट के पास एक्सपर्टीज और टाइम की कमी रहती है, इसलिए अलग अलग कमिटीज बना दी जाती हैं अहम मुद्दों पे फोकस करने के लिए। तो जनरली ये पार्लियामेंट्री कमिटीज दो तरह की होती हैं। एक होती है परमानेंट, जो कि परमानेंट मुद्दों को देखती हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स, सरकार अपना ठीक से पैसा यूज़ कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकार के बजट को एनालाइज करना है, उसके लिए एस्टिमेट्स कमेटी होगी। सरकार की कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं गवर्नमेंट की। तो सरकारी कंपनियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, ये काम कभी ख़त्म तो होना नहीं है। तो इन परमानेंट कामों के लिए परमानेंट कमिटीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। हर साल इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये न्यूज़ है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जनरली यहाँ पे ये बंदा ऐसा कह रहा है कि जनरली हमें ऐसा कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी होती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है, इनका 1 साल का टर्म होता है। तो यहाँ पे ये बंदा पॉइंट आउट कर रहा है कि एक्चुअली बात ठीक है, इनका 1 साल का टर्म होता है, कहता है लेकिन मोर अप्रोप्रिएट ये कहना होगा कि इनके मेंबर्स का 1 साल का टर्म होता है, क्योंकि ये कमेटी तो परमानेंट है, ठीक है ना, कमेटी परमानेंट है, लेकिन इसके मेंबर्स हर 1 साल बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके मेंबर्स का टर्म 1 साल होता है, छोटी सी बात है बस, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपको 1 ईयर ध्यान रखना है कि कल को 2 ईयर्स कह दिया जाए। जैसे यहाँ पे न्यूज़ है कि कुछ लोग सोच रहे थे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि हम इनका टर्म बढ़ा के 2 साल कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है इनका टर्म 1 साल ही है फिलहाल, और शायद होगा भी नहीं 2 साल। एनीवेज, कुछ होती है टेम्प्रेरी है, एड हॉक। एड हॉक टेम्प्रेरी होती है कि कोई पर्टिकुलर काम आया, वो काम हुआ, उसके लिए कमेटी बनाई गई, काम हो गया तो कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री कमिटीज का जिक्र करता है? हाँ करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि उनकी कॉम्पोजिशन, टेन्योर वगैरह क्या क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भी हाउसेज जो हैं, जो दोनों राज्यसभा लोकसभा हैं, वो अपने खुद रूल्स वगैरह बनाएंगे, उन रूल्स के हिसाब से इन कमिटीज़ का कॉम्पोजिशन, टेन्योर वगैरह वगैरह वो सब डिसाइड होगा, ठीक। कमिटीज़ बहुत सारी होती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ कमिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ दैट कमिटी। क्यों? देखो मैंने बताया इतनी बार आपको कि पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स, ठीक। अब अगर मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर पार्लियामेंट का पार्ट है, तो आपने पार्लियामेंट की कमेटी बनाई और उसमें मिनिस्टर भी उसी का पार्ट है, तो क्या मिनिस्टर अपने आप को क्वेश्चन करेगा? ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कमिटीज़ बड़ी क्रिटिकल, बड़ी अहम कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें ये लिखा हुआ है, उनके रूल्स में लिखा हुआ है, हाउसेस के रूल्स में लिखा है कि उसमें मिनिस्टर पार्ट नहीं होंगे उनका, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के जवाबदेही इन कमिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक। वो कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है। ये वाली कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, पब्लिक अकाउंट, गवर्नमेंट एश्योरेंसेज और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। बाकी भी याद करना चाहो कर लो। फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, SC/ST, पेटिशंस एंड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ आर्टिकल किसके बारे में था? डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में। तो ये क्या होती हैं, कब बनाई गई थी? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी पहली बार 1993 में बनाई गई थी। इनमें 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनका कौन कौन मेंबर बनेगा? लोकसभा में 550 MPs हैं, उन 550 MPs में से कौन वो 21 MP होंगे जो इसमें होंगे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में, तो वो डिसाइड करेगा स्पीकर,
ठीक है, कोई वोटिंग नहीं होगी उसके लिए, कोई इलेक्शन नहीं होगा, स्पीकर जिस मर्जी को चाहे उसमें डाल देगा। ठीक है, ऐसी राज्यसभा में चेयरमैन। टर्म कितना होता है मेंबर्स का इस कमेटी के अंदर? 1 साल का। करेंटली 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज बनी हुई हैं। 24 क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं सब पे नज़र रखती हैं। ठीक है, एक सिंगल कमेटी सब पे नज़र नहीं रख पाएगी, इसलिए आपने अलग अलग कमिटीज़ बना दी। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट पे उनको नज़र रखने को कहा गया है, तो वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कोई अगर बिल लाता है उसको स्टडी करना, वो कोई डिमांड्स रेज करता है, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसी है, उन सब चीज़ों को देखना। ये रोज़ रोज़ के जो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं उन चीज़ों को ये कमेटी नहीं देखती है। ठीक, एक स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है आपको कि मान लो कोई डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी बिल लाएगी लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, उस बिल को, उन सभी बिल्स को ये कमेटी इवैल्यूएट करेगी। ऐसा यूपीएससी स्टेटमेंट अगर देगा तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये कमेटी उन्हीं बिल्स को स्क्रूटनाइज करती हैं, स्टडी करती हैं जो इनको बोला जाता है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री 10 बिल्स लेके आई है, ठीक है, लेकिन 10 में से लेटेस्ट से सिर्फ 4 ही हैं जो स्पीकर ने रेफर किया है इस कमेटी को कि भी तुम ये 4 बिल देखो, तो ये कमेटी सिर्फ वही 4 बिल देखेगी, ये बाकी 6 बिल नहीं देखेगी। ठीक है, तो ये सारे बिल्स को नहीं देखती है, जो कहा जाए उतना ही करती है। 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज जिनके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, अभी हम नीचे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। फाइनेंशियल कमिटीज 3 कौन है? एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब जैसे सरकारी कंपनियां होती हैं, पीएसयूज वगैरह। ठीक, पब्लिक अकाउंट, तो पब्लिक अकाउंट को कौन देखता है कि भी पब्लिक अकाउंट ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा? सीएजी, सीएजी का ये काम है। ठीक, तो सीएजी एक साल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स। 3 सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स जो हर साल सीएजी सबमिट करता है वो हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट की और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। ठीक, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। इस कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक, यहाँ देखो ऊपर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 21 मेंबर थे लोकसभा के। वो 21 लोग कौन होंगे? स्पीकर ने डिसाइड किया, लेकिन इस कमेटी में स्पीकर डिसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? इलेक्शन होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, लोकसभा की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल जाए इस कमेटी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है तीनों कमेटीज में कि मेथड विल बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, टर्म विल बी ऑफ 1 ईयर। ठीक, चेयरमैन कौन होगा इस कमेटी का? वो ऑपोजिशन वाला बनता है कोई ना कोई, और चेयरमैन को अपॉइंट करता है स्पीकर। ये तीनों चीज़ में है कि तीनों कमेटीज़ के जो स्पीकर है, सॉरी तीनों कमेटीज के जो चेयरमैन है उसको, चेयरमैन को अपॉइंट करता है स्पीकर। ठीक, पब्लिक अकाउंट के लिए चेयरमैन ऑपोजिशन से होता है, एस्टिमेट कमेटी के लिए चेयरमैन रूलिंग पार्टी से होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए चेयरमैन लोकसभा से होता है। चाहो तो याद कर लो, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट फिर भी याद कर लो, मतलब ज़्यादा कुछ कमिटीज़ में है नहीं। सारी कमिटीज़ का मैं याद मत करो, जो इंपॉर्टेंट है इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करो, डेट्स इट। 1921 में पहली बार ये कमेटी बनाई गई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी का क्या काम होता है? टू एग्जामिन द बजट। ठीक है, सिंपल से याद रखो, बजट को एस्टिमेट करना है तो एस्टिमेट कमेटी उसको स्टडी करेगी, एग्जामिन करेगी। इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से हैं, इसमें राज्यसभा का कोई नहीं है। याद कैसे रखोगे इसको? भाई एस्टिमेट लगाना है बजट का। बजट क्या होता है? बजट में सरकार एस्टिमेट लगाती है कि अगले साल हमारी इतनी आमदनी होगी और इतने खर्चे होंगे। ठीक, तो वो बजट के लिए एस्टिमेट कमेटी। बजट कहाँ पे पास होता है? लोकसभा में। लोकसभा इंपॉर्टेंट है बजट के लिए, राज्यसभा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इस कमेटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहा जाता है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कि भी पीएसयूज से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट आए, चाहे सीएजी लाए चाहे कोई और लाए, ये उसको स्टडी करती हैं। 1964 से ये कमेटी बनी है। कमिटीज टू इंक्वायर,
एक होती है कमिटी ऑन पेटिशन, ये याद करना चाहो कर लो, इग्नोर करना चाहो इग्नोर भी कर सकते हो। कमिटी ऑन पेटिशंस, ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पेटिशन किसी ने फाइल करी रिगार्डिंग एनी बिल या कोई भी मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन पेटिशंस को ये एग्जामिन करती है। यहाँ पे दो कमिटी होती है कमिटी ऑन पेटिशन। एक कमिटी ऑन पेटिशंस होती है लोकसभा की, एक दूसरी कमिटी ऑन पेटिशन होती है राज्यसभा की। ऊपर हमने देखा था कॉमन कमिटी कि एक कमिटी है पब्लिक अकाउंट कमिटी पार्लियामेंट की, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर्स हैं। यहाँ पे अलग अलग कमेटी है, लोकसभा की अपनी कमेटी अलग, राज्यसभा की कमेटी अलग, ठीक है। 15 मेंबर लोकसभा के, सॉरी लोकसभा वाली कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा वाली में 10 मेंबर। एक होती है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस टू एग्जामिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, लोकसभा 15 राज्यसभा 10। एथिक्स कमेटी कि एमपीज का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो ठीक से उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई अनएथिकल काम तो नहीं कर रहे, तो नाम के लिए जैसे मर्जी मान लो ये कमेटी बनाई गई थी। कुछ कमिटीज जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है, ये वो कमेटी उनका हल्का सा जिक्र कर चुका है, इसलिए हम उनको हल्का सा देख लेते हैं एक बार। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, फ्लोर ऑफ द हाउस में, ठीक है, लोकसभा में खड़े होकर मंत्री जी ने कोई वादा तो कर दिया लेकिन पूरा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे उनसे बोलो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या स्टेटस है उनके वादे का, उसको एग्जामिन करने के लिए कमेटी होती है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, लोकसभा में 15 राज्यसभा में 10। कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है ना, वो कितना बड़ा लॉ होता है, 1000 पन्नों का, 2000 पन्नों का, कितना बड़ा लॉ होता है, मुश्किल से 5-10 पेजेस का जनरली, कोई कोई लॉ तो और भी छोटा होता है, ठीक, कोई बड़ा भी होता है, बट जनरली लॉज काफ़ी कंसाइज होते हैं। लॉज जो होते हैं वो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देते हैं, उन लॉज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स चाहिए होते हैं, रेगुलेशन चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सारा काम पार्लियामेंट नहीं करती, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, वो बनाएंगे रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर वगैरह, ठीक। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह होते हैं इनको बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। बट अब एग्जीक्यूटिव कहीं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की आड़ में कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहा, भाई आपने कोई बड़ा चेंज लाना है, कोई बड़ा नियम बनाना है, वो पार्लियामेंट बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करोगे एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। बट कहीं उल्टा तो नहीं कर रहा एग्जीक्यूटिव, अपने लिमिट्स क्रॉस तो नहीं कर रहा, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये कमेटी होती है, ठीक। लोकसभा में 15, राज्यसभा में भी 15। रूल्स कमेटी, दोनों हाउसेस के अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोसीजर होते हैं कि आप बिल की क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो उन सब चीज़ों के लिए देखने के लिए रूल्स कमेटी होती है। एंड ऑब्वियसली रूल्स का इम्प्लीमेंट तो अल्टीमेटली एनफोर्स तो स्पीकर ने ही करना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, तो इसलिए डैट पर्सन, स्पीकर या चेयरमैन जो भी होते हैं हाउसेज में, दे आर द इट्स चेयरमैन, वो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। सिमिलरली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इट एडवाइजेज, इट बेसिकली एलोकेट करते हैं कि हाउस में किस काम के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज़ भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही देखनी पड़ती है, इसलिए इस कमेटी के भी चेयरमैन अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, स्पीकर चेयरमैन, वो ही होते हैं। अब थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूपीएससी इन कमिटीज़ के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछ चुका है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पूरी जवाबदेही बनती है और उनमें से एक अहम भूमिका निभाती है हमारी कमिटीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो ये वाला 2019 वाला। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स, भाई बहुत सारे सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उनमें कुछ रेगुलेटर्स होते हैं। अब वो रेगुलेटर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इनडायरेक्टली हम ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव अलग अलग सेक्टर्स में ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये कौन देखता है, ठीक, उनका काम कौन रिव्यू करता है, भी एग्जीक्यूटिव तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे कौन देखता है, क्या नीति आयोग देखता है? यार नीति आयोग जो है ना वो स्टडी करता है, वो स्टडी करता है कि भाई कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, हम कैसे चीज़ों को और एफिशिएंट बना सकते हैं, वो कोई किसी को डांट फटकार नहीं लगाता है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ये भी अलग चीज़ है,
फाइनेंस कमीशन क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि यूनियन और सेंटर्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिवाइड होना है, ठीक है, टैक्स को कैसे बांटना है, वो सब चीज़ें होती हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। तो इन रेगुलेटर्स को यानी कि एग्जीक्यूटिव पे लगाम कौन लगाता है, कमिटीज, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन, एडॉक कमिटीज पार्लियामेंट की और डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज पार्लियामेंट की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2। 2018 का क्वेश्चन, यहाँ पे कमेटी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या काम करता है कोई एक कमेटी क्या काम करती है, और नीचे ऑप्शन दिया है कि कमेटी को पहचानो। तो आंसर है कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, ये जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाना जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, वही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसर आ गया कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। 2013 का क्वेश्चन किसके ऊपर है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ये कौन सा था पब्लिक अकाउंट, ये देखो, ये जो 3 फाइनेंशियल कमिटीज थी ना, इनमें से पहली वाली, रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन देखने से पहले। सीएजी की 3 रिपोर्ट्स आती हैं, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन तीनों रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है कमेटी। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। चेयरमैन ऑपोजिशन से होता है, अपॉइंट करता है स्पीकर। 1921 से ये है, 1 साल का टर्म होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मेंबर्स आते हैं। याद हो गया, क्वेश्चन देखते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स 25 मेंबर, गलत। स्क्रूटनाइजेज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट, बिल्कुल सही है, ऊपर लिखा हुआ था। एग्जामिन्स रिपोर्ट ऑफ सीएजी, बिल्कुल ठीक है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट। 2007 का क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करता है, बिल्कुल, अभी तो पढ़ा था हमने ऊपर। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं, कुछ लोग लोकसभा से, कुछ राज्यसभा से और कुछ एमिनेंट पर्सन्स, गलत। हमने पढ़ा ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 22, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ये एमिनेंट पर्सन कहाँ से आ गया, कुछ भी है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। 2001 का क्वेश्चन, पार्लियामेंट किस तरह से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, सिंपल। 2014 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कमेटी लार्जेस्ट कमेटी है, वो है कमेटी ऑन एस्टीमेट। इसमें 30 होते हैं, ध्यान है, एस्टीमेट मतलब क्या एस्टीमेट कर रहे हो कि अगले साल कितना खर्चा होगा, कितने पैसे आएंगे, क्या एस्टीमेट कर रहे हो, बजट एस्टीमेट कर रहे हो। बजट पास करने की टेंशन होती है लोकसभा में, लोकसभा के मेंबर्स होंगे इसमें, सिर्फ कितने थे, 30 प्लस 0 फ्रॉम राज्यसभा, ध्यान आ गया। बाकी समय कितने होते हैं, लगभग 22 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, लगभग समय इतने ही रहते हैं। अच्छा, ये जो 2001 वाला क्वेश्चन था, इसमें सेकंड ऑप्शन है थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती है, हमने तो पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ी है ना। कंसल्टेटिव, कंसल्ट करना है, कौन कंसल्ट करना चाहता है, जो बंदा काम करता है, कोई बंदा कुछ काम करता है, उसको कुछ डाउट हो रहा है, किसी से सलाह मशवरा करना चाहता है, कंसल्ट करना चाहता है, यानी कि कौन काम कौन करता है, मंत्री काम करते हैं। तो मंत्री कंसल्ट करना चाहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ, ठीक है। यह है पार्लियामेंट, यह है एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे मिनिस्टर कुछ कंसल्ट करना चाहता है एमपी से, उसके लिए कमेटी बना दी जाती है। कौन बनाता है कमिटीज़ को, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पर्पस इसका ये होता है कि मिनिस्टर्स और एमपीज़ के बीच में इनफॉर्मल डिस्कशन हो, जो भी एमपी चाहे इसका मेंबर बन जाता है, वॉलंटरी बेसिस पे होता है। दोनों हाउसेज से कुछ कुछ एमपीज़ के पार्ट बन जाते हैं और लगभग 10 से 30 की इसकी स्ट्रेंथ रहती है। ऑब्वियसली इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि जूनियर मिनिस्टर, ठीक है ना, क्योंकि वही तो चाहते थे कंसल्ट करना, तो ऑब्वियसली ही विल बी द चेयरमैन, और इन लोगों से कंसल्ट करके इनकी सलाह ले लेंगे एक दो बार। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ये न्यूज़ में क्यों था, आर्टिकल 164(1)(a) न्यूज़ में था, क्यों था। जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल, कोरोना आया था, तो मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो रही थी, ठीक है। तो जब सरकार चेंज होती है, अगर आप कुछ एमएलएस को लालच देते हो कि तुम रिज़ाइन कर दो, हमारा समर्थन
दूसरी पार्टी से छोड़ के हमें समर्थन दे दो वगैरह वगैरह। तो लालच किस बात का देते हो? इस बात का कि हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। ठीक है, तो अब जब आपने सरकार तो बना ली अपनी, दूसरी की सरकार गिरा के, आपको वादा पूरा करना पड़ेगा, मंत्री बनाना पड़ेगा। तो जब मंत्री बनाओगे तो क्या कोई लिमिट होती है कि आप कितने मंत्री बना सकते हो? हाँ होती है, 15% की। अब ये समझो क्यों होती है। मैंने आपको ऊपर कई बार समझाया कि ये है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में से कुछ लोगों ने बनाया एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये बन गया हमारा एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखना, इसको कंट्रोल करना। ठीक, अब अगर मान लो ये जो 50% लोग हैं जिनसे आपकी सरकार बनी है, अगर आपने इन सभी को लेके सभी को मंत्री बना दिया, इन सभी 50% को अपने मंत्री बना दिया, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना दिया, तो पार्लियामेंट क्या कभी भी एग्जीक्यूटिव से जवाब मांग पाएगी? कुछ इसको कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, अगर सारी मंत्री बन गए तो इसलिए इस सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए एक लिमिट लगाई गई है कि आप कुछ ही लोग हैं, ठीक है, कुछ ही थोड़े से लोग हैं, उन्हीं को आप एग्जीक्यूटिव बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बनेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, इसलिए एग्जीक्यूटिव बनता है पार्लियामेंट में से, लेकिन पार्लियामेंट का एक छोटा सा हिस्सा है 15%, उसी में से एग्जीक्यूटिव बनेगा। 15% से ज़्यादा हिस्सा एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होना चाहिए। यह है बेसिक आइडिया इस चीज़ का, राइट। तो इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये लिमिट लगाई गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने मंत्री हो सकते हैं? 15% ऑफ लोकसभा, लेकिन कम से कम 12 तो रखने पड़ेंगे, 12 मंत्री तो बनाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ऐसी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली जितने एमएलएज हैं, ओनली 15% ऑफ द एमएलएज कैन बी मेड द मंत्री, और मिनिमम 12 मंत्री तो होने चाहिए। दिल्ली के केस में अलग है। दिल्ली के केस में जो दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 69 CAA के थ्रू 1991 में, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में मैक्सिमम 10% ऑफ असेंबली कैन बी मेड मिनिस्टर्स। तो दिल्ली में असेंबली की स्ट्रेंथ है 70 का 10% हो गया 7। दिल्ली में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर मैक्सिमम 7 मंत्री हो सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, किसकी लिमिट पढ़ी हमने अभी? मंत्रियों की। लेकिन लेजिस्लेचर की भी कोई लिमिट होती है क्या, कि पार्लियामेंट का साइज कितना बड़ा हो सकता है, स्टेट असेंबली का कितना बड़ा साइज हो सकता है, कितने एमएलएज मैक्सिमम हो सकते हैं? वो भी तो कुछ लिमिट होती होगी। बिल्कुल होती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है लिमिट, है ना, थ्रू अमेंडमेंट लाई गई। बाकी ये लिमिट्स भी कुछ हैं, असेंबली की लिमिट्स, वो क्या क्या हैं? सेंटर में राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, राज्यसभा में 250 एमपीज हो सकते हैं, फिलहाल 245 है। लोकसभा में मैक्सिमम 552, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था 552। 550 एक्चुअली क्या है, 550 प्लस 2 है, तो 550 तो है, प्लस 2 हो गए एंग्लो इंडियंस, लेकिन अब हमने एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन हटा दी गई है, ठीक है ना। तो आइडियली वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो 500 है, ठीक है, सॉरी 550 है वैसे तो, बट अभी भी मतलब अगर आप लोकसभा की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, तो फिर वहाँ पे लिखा है 552 कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लोकसभा की वेबसाइट पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। अब यूपीएससी मेरे ख्याल से नहीं कहेगा वैसे आपको कि चूज बिटवीन द दीज टू, ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है आपको, कुछ भी दिख जाए आपको 550 लिखा है तो येस कर देना, 552 लिखा है तो येस कर देना। ठीक है, यूपीएससी वाले थोड़ा ऐसे ही सोचते हैं, वो दोनों चीज़ों को वो कर देंगे, वो फ्रेम ही थोड़ा ऐसा करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। स्टेट की जो, जैसे सेंटर में राज्यसभा है, वैसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है राज्यसभा की तरह। ठीक है, सारे स्टेट्स में नहीं होती लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से? वो 6 स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना। ठीक है, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ असेंबली। असेंबली में कितने हो सकते हैं? असेंबली में मैक्सिमम 500,
ठीक है, किसी भी स्टेट में, यूपी है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा स्टेट है, तब भी आप 500 से ज़्यादा एमएलएज नहीं रख सकते हो। ठीक, मिनिमम 60 मिनिमम 60 तो रखने पड़ेंगे एमएलएज। लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत छोटे हैं, उनके लिए मिनिमम लिमिट को और कम कर दिया गया है। नागालैंड के लिए 46, मिजोरम के लिए 40 और गैस के लिए 30। गैस गोवा, अरुणाचल, सिक्किम, इनके लिए 30 है मिनिमम। ठीक है, वैसे ये लिमिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, याद आपको ये रखना है 60 और 500, ये ज़्यादा जरूरी है। अब एक क्वेश्चन बताओ, स्टेटमेंट आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, सॉरी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कितना साइज होना चाहिए, मतलब कि कितने कितने मंत्री होने चाहिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। गलत, कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बताता कि आपको कितने मंत्री रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स बताता है। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो चूज करेंगे कि उनको कितने मंत्री चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना 15% लिमिट और मिनिमम 12, वो लिमिट्स हैं। ठीक है, इस लिमिट के अंदर कितने रखने हैं वो पीएम या सीएम डिसाइड करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फिर से रिपीट करता हूं एक बात, पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। अगर आपने इन सभी 50% जो जो आपके पार्टी के लोग हैं, आपने अगर सभी को खुश करने के लिए एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना दिया, तो पार्लियामेंट कभी भी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर हो ही नहीं पाएगी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट एक ही बात हो जाएगी फिर तो इसको इंश्योर करने के लिए हमने जैसे 15% की लिमिट लगाई। ठीक है, टू इंश्योर कि पार्लियामेंट का एक छोटा सा हिस्सा ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट बने, ज़्यादा बड़ा हिस्सा एग्जीक्यूटिव का पार्ट ना बन पाए। ठीक है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यही कंसेप्ट था। ये ब्रिटेन में लाया गया था 1701 में। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बिल्कुल है, थ्रू आर्टिकल्स 1021 फॉर पार्लियामेंट एंड 1911 फॉर स्टेट्स। और ये बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 9A में भी मेंशन्ड है। राइट, अब कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। जैसे कोई एमपी है या मंत्री है, कोई भी है, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस है, प्रॉफिट तो कमा रहा है वहां से, बट दैट इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्राइवेट जॉब कर रहा है कोई एमपी या एमएलए, दैट इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, दिस इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कंसेप्ट क्या हुआ फिर? कंसेप्ट ये नहीं है कि वो समाज सेवा करने वाला इंसान है, उसको कभी प्रॉफिट नहीं कमाना जिंदगी में, ठीक है, उसको पैसे नहीं कमाने, जो सैलरी मिल रही है एज एन एमपी वही मिलती रहे। नहीं, मैंने कंसेप्ट को क्या समझाया? कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, कि आपको सारे एमपीज को, जो 50% एमपीज हैं, इनको आपको एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने से रोकना है ताकि कंट्रोल बना रहे। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत सारी पोजीशन होती हैं। भाई एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री लोग, मंत्री के सिवा भी तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। जैसे भाई, जैसे आपके बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, आपकी बहुत सारी ये बॉडीज़ हो गई, जैसे एनएचआरसी हो गया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारी पोजीशन होती है जहाँ पे आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो दैट इज एम्प्लॉयमेंट अंडर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की मर्जी, जिस मर्जी को वहाँ पे सेट कर दे। तो इन एमपीज को खुश करने के लिए एग्जीक्यूटिव उन सबको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट दे देगा अपने अंडर। दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ना कि कोई अपना बिजनेस करना और अपनी जॉब करना। ठीक है, दैट इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अच्छा, मिनिस्टर है, अब मिनिस्टर की तो हमारी तो मजबूरी है कि आपको कुछ पार्ट पार्लियामेंट का एज एन एग्जीक्यूटिव रखना ही पड़ेगा, जो कि मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो तो मजबूरी है, इसलिए उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, वो एक्सेप्शन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। अब ये बात ना क्लियरली डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एग्जीक्यूटिव के अंदर जो जो ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, उनमें से क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, ये क्लियरली कहीं पे डिफाइंड नहीं है। जैसे यहाँ पे है ना, पैनल मूल्स वेदर एमपीज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, आपने किसी एमपी को खुश करना है तो कह दे भैया तू ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा दे, ठीक है, तेरे को यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह नियुक्त कर देते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, घर मिल जाएगा।
ठीक है, तो इज इट परमिजिबल, अलाउड है या नहीं है? तो ऐसे ये सारी दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन वो कौन कौन से ऑफिस हैं जो उसके अंडर आएंगे वो मेंशन नहीं है। ठीक, किस किस के लिए अप्लाई होता है? एमपी, एमएलए, एमएलसी। एमपी मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों। ठीक है, आप गवर्नमेंट की कितनी पोस्ट को, मैंने पे एग्जाम्पशंस बताई, जैसे मिनिस्टर है, ठीक है, ऐसे और बहुत सारी पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे कौन कौन सी पोस्ट को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो कि उसके ऊपर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला कानून लागू नहीं होगा, है? तो आप एग्जाम्पशन जितने मर्जी को दे दो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो पार्लियामेंट और स्टेट क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं और कहते हैं कि भी हमारे अंदर, हम एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे अंडर बहुत सारे ऑफिस आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट क्या करते हैं, लॉ बना देते हैं कि भी इसमें से जो ये ऑफिसेज है ना, ये वाले ऑफिसेज, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे एमपीज थे, कुछ कुछ एमपीज, उनको हम यहाँ पे नियुक्त कर देंगे खुश करने के लिए। कल को अगर बाकी एमपी रोएंगे तो हम कानून में संशोधन करके थोड़े से और पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से एग्जेम्प्ट कर देंगे और फिर कुछ एमपीज को ये पोजीशन दे देंगे। ये बहुत बड़ा लूप होल है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो विवाद हो जाए कि फलाना बंदा जिस पोस्ट पे है वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, कोई डिस्प्यूट हो जाए कल को, तो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कह दे कि हाँ इज दिस पर्सन होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड, प्रेसिडेंट को उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। कोई एमएलए के खिलाफ कंप्लेन है तो इलेक्शन कमीशन गवर्नर को बोलेगा कि भी इस बंदे को निकाल दो। ठीक है, तो फिर उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दो। दैट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑल्सो, ऑन गवर्नर ऑल्सो। लेकिन वो जो एमपी जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो कोर्ट में जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू परमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो बंदा जा सकता है। और कोई हाई कोर्ट भी जो है वो इलेक्शन कमीशन या ये प्रेसिडेंट गवर्नर के इस फैसले को पलट सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट से वेरी पावरफुल इन इंडिया। किसी छोटे से स्टेट का कोई हाई कोर्ट है तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फैसले को पलट सकता है। अब डिफाइन तो है नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कुछ चीज़ें बताई थी कि आप हम कैसे देखेंगे कि कोई ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये देखेंगे कि उस पोस्ट पे उसको रखा किसने, क्या सरकार ने अपॉइंट किया है? तो हाँ बिल्कुल, वो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, सरकार ने अपॉइंट किया। तो हटाएगा कौन? सरकार हटाएगी, यस, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। उस बंदे को पेमेंट कहाँ से आती है? सैलरी कौन देता है? सरकार देती है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। उसके फंक्शंस क्या हैं? उसके फंक्शंस क्या एग्जीक्यूटिव की तरह से हैं? जैसे क्या होता है ना कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का। जैसे मंत्रियों की पोस्ट हो गई, कानून में क्या लिखा है कि ये आपका एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में कितने, और ये आपका पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में सिर्फ ये लोकसभा के 15% लोग ही यहाँ पे बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? मिनिस्टर। ठीक है, 15% लोग क्या बन सकते हैं? मिनिस्टर। मिनिस्टर की लिमिट है ना। तो आपने नई पोस्ट क्रिएट कर दी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। दे आर गिवन द रैंक ऑफ एमओएस, उनको सारी सुख सुविधाएं जूनियर मिनिस्टर वाली मिलती हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा आप 15% से ज़्यादा लोगों को मिनिस्टर नहीं बना सकते। सरकार ने कहा मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, कुछ और बना देंगे, और काम सारे सुख सुविधाएं वही मिनिस्टर वाली देंगे, लेकिन उनको बोलेंगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये आपने बाईपास कर दिया उस लूप, उस चीज़ को। तो जितनी भी जैसे मिनिस्टर लोग जो होते हैं वो मीटिंग्स चेयर करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, ठीक है, उनसे पूछते हुए ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा करो वैसा करो, तो मंत्री लोग करते हैं ना सारे काम। तो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी वैसे काम करते हैं, तो सिर्फ नाम चेंज हो गया है बट काम सारे वही हैं। तो वो है कि फंक्शंस, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम ये भी देखेंगे कि वो बंदा काम क्या करता है, वो भी एग्जीक्यूटिव जैसे काम करता है क्या। तो ये सारे टेस्ट जो है ना, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे। मेंस के लिए अच्छी चीज़ें लिखने के लिए थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा लिखोगे तो, बट प्रीलिम्स के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी। तो चाहो तो इग्नोर कर सकते हो इस चीज़ को। जया बच्चन केस में सुप्रीम कोर्ट ने छोटी सी बात कही थी कि तुम्हें सच में उस पोस्ट पे जाके प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। उस पोस्ट से तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है, देयर इज पोटेंशियल टू अर्न प्रॉफिट, हम वो देखेंगे।
ठीक है, जय बच्चन ने कहा था कि आई वॉज चेयरमैन ऑफ कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह कोई चीज़ थी, पता नहीं क्या था, कोई डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का, मैं उसकी चेयरमैन वगैरह थी, बट आई वॉज नॉट टेकिंग एनी सैलरी, आई वॉज नॉट टेकिंग एनी प्रॉफिट वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ले तो सकते हो ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, तो डैट इज़ ऑल्सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन देखो 2019 में कैसे आया था। अब पहली और दूसरी स्टेटमेंट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होंगी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरी स्टेटमेंट देखो, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। ये तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड थर्ड थर्ड, क्या ऑप्शन बचा, 1 और 2। तो 1 और 2 नहीं भी पता तो भी 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 पढ़ लेते एक बार क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ना कि ये पोस्ट है, इन पोस्ट में से हमने एग्जेम्प्ट कर दिया कि भी ये पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाएंगी, तो पार्लियामेंट ऐसा कैसे करेगी, कानून बना के। तो ये वो कानून है, क्या कानून है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ठीक है, और पार्लियामेंट इसको अमेंड कर करके और चीजें इसमें ऐड करती रहती है। ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड 5 टाइम्स। देखो जो पार्टी इन पावर होती है, ठीक है, उसके पास क्या होता है एमएलएस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएस को तोड़ना चाहती है तो कैसे तोड़ सकती है, भाई लालच देके मंत्री बना देंगे तुम्हें। ठीक है, तो हमारी पार्टी छोड़ के विपक्ष के साथ मिलना चाहते हो तो हाँ कोई बात नहीं, मत जाओ, हम तुम्हें मंत्री बना देते हैं, यू ऑफर देम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एमएलए को बोलो तुम्हारे साथ जुड़े रहो, हम तुम्हें मंत्री बना रहे हैं, लेकिन लिमिट होती है 15% से ज़्यादा को आप मंत्री नहीं बना सकते। तो क्या करोगे, बाकी एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पोस्ट होती हैं, अदर पोस्ट, वो दे दोगे, डैट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो हमने अभी पढ़ा। बट अब ज़्यादा भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती नहीं है, एमपी एमएलए बहुत होते हैं बट एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा पोस्ट होती नहीं है, तो क्या करोगे। अच्छी पोस्ट नहीं है मतलब क्या मतलब, वो पोस्ट तो बहुत होती है, अच्छी नहीं होती, अच्छी मतलब जिसमें रिश्वत के पैसे नहीं मिलते, घपला करने के पैसे नहीं मिल पाते, स्कोप नहीं होता। ठीक है ना, तो सरकार वो पार्टी कहती है कोई बात नहीं, पैसे ले लो फिर, ठीक है, हार्डकोर कैश ले लो, हमें समर्थन दे दो। अब हर किसी को आप परचेज नहीं कर सकते, तो कहते हो भैया ठीक है, हम तुम्हारे खिलाफ सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से तहकीकात करवा देते हैं, और तहकीकात तुम्हारी रेट पड़वाएंगे, सेम डे बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, दिखा देंगे कि इस बंदे ने तो ये गलत गलत काम किए हुए हैं। पब्लिक सोचती है नहीं कि ये तो सिर्फ रेड है, वो सोचती है हाँ इस बंदे ने ऐसे उल्टे सीधे काम किया है, बिकॉज मीडिया बोलती, उनके बोलने का स्टाइल थोड़ा ऐसा होता है, लोग लगता है हाँ भाई ये बंदा तो दोषी है। ऊपर से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सिर्फ उस एमपी एमएलए को नहीं बुलाती, उसकी वाइफ, बेटी, उन सब लोगों को भी बुलाया जाता है, भी फैक्ट है इंडिया का। ठीक है, तो वो फिर बंदा सोचता है यार ये तो ज़्यादा हो गया मतलब, तो फिर ठीक है पंगा नहीं लेते, जो पार्टी कह रही है वो मान लेते हैं। तो दीज आर सम मेथड्स। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई आपको ये पढ़ के लगा होगा बहुत ही हल्की सी चीज़ है कि इट्स अ वेरी सिंपल, छोटी बात है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रैक्टिकली इसका बहुत अहम रोल है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। राज्यसभा 1950 में 26 जनवरी को जब हमारा पार्लियामेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ऑब्वियसली उसी दिन हमारी पार्लियामेंट वॉज फाउंडेड। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी, वो हुई थी 1952 में। क्यों भाई, इलेक्शन भी तो करवाने थे। ठीक है, पहले इलेक्शन हुए, फिर लोकसभा की पहली सिटिंग हुई 1952 में, राज्यसभा की पहली सिटिंग हुई 1952 में। लेकिन जो ऑफिशियली ये जो नाम लिए गए लोकसभा राज्यसभा, ये नामों को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 1954 में। ठीक है, लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो लोगों को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। लेकिन सारी यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा रिप्रेजेंट नहीं करती है, राज्यसभा सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। ठीक, और सारे स्टेट्स को इक्वली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। 4th शेड्यूल में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में लिखा है कि कौन से स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी, और वो लिखा गया पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 31, यूएसए में ऐसा नहीं होता।
देखो जैसे हमने पहले फर्स्ट क्लास में पॉलिटी के बताया था ना कि इंडिया में पार्लियामेंट है, यूएस में कांग्रेस है। ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट के दो हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो वहाँ पे यूएस कांग्रेस के दो पार्ट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। तो इंडिया की राज्यसभा मतलब यूएसए में सेनेट। तो इंडिया की राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ पे भी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूएसए में इक्वल है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव सेनेट के अंदर, यानी कि 100। ठीक है, तो इंडिया में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 250, फिलहाल 245 है, जिनमें से 12 नॉमिनेटेड एमपीज हैं, 8 एमपीज यूनियन टेरिटरी से, 3+1+4, और बाकी 225 स्टेट से। राज्यसभा की टर्म 6 साल होती है, लोकसभा की टर्म 5 साल होती है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। देखो, राज्यसभा की टर्म 6 साल नहीं होती है, राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म 6 साल होती है। ठीक है, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चेंबर। जैसे हम कहते हैं ना कि लोकसभा, अभी कौन सी लोकसभा है? 17th लोकसभा चल रही है, 2019-24 वाली। राज्यसभा कौन सी चल रही है? 16th 17th? कोई नहीं, वो खत्म ही नहीं हुई। ठीक है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा, मेंबर्स आते जाते रहते हैं। तो अगर कोई मेंबर है 6 साल के लिए आया, और इन 6 साल में से लेट से 3 साल बाद ही उसका निधन हो गया, तो जब बाई इलेक्शन होंगे उस सीट के लिए, तो वो रिमेनिंग टर्म के लिए ही बंदा आएगा। वरना वो जो ऑर्डर है ना कि हर 2 साल में 1/3 आर रिटायर्ड, वो ऑर्डर बिगड़ जाएगा वरना। ठीक है ना। इलेक्शन कैसे होते हैं राज्यसभा के? कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड एमएलएस। इलेक्टेड एमएलएस वोट डाल के, भाई लोकसभा है, लोकसभा के एमपी को हम लोग चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी को इलेक्टेड एमएलएस चुनते हैं। लोकसभा के एमपी को हम चुनते हैं एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। सिंपल सी बात है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, बाकी एज है 30। एज कैसे याद रखोगे? लोकसभा 25, राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट 35, 25, 30, 35। लोकसभा में जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक ऑप्शन होता है नोटा का, नन ऑफ द अबव, हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं। राज्यसभा के जब वोट डालते हैं तो इन एमएलएस के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, नोटा इज नॉट अवेलेबल। और वोटिंग होती है ओपन बैलेट से, हमारी होती है सीक्रेट बैलेट से, इनकी होती है ओपन बैलेट से। तो राज्यसभा के इलेक्शंस न्यूज़ में थे, तो इलेक्शंस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। राज्यसभा में 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, तो यूपीएससी सिंपल सा पूछ लेगा कि भी लोकसभा या राज्यसभा में एमपी को कौन सस्पेंड कर सकता है और कौन उस सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है। ठीक, तो लोकसभा में देखो ये ना 2 लोग होते हैं सस्पेंड करने के लिए। एक होता है स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन हो गया, लोकसभा में स्पीकर हो गया। और दूसरा हाउस, कि सब लोग वोट डाल के बोल दे भी इस बंदे को सस्पेंड करो। 2 बातें हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, लोकसभा हो या राज्यसभा, आपने किसी बंदे को सस्पेंड करना है तो जो हाउस है ना, मतलब वोट डाल के एक तरह से, ठीक है, हाउस तो सब कुछ कर सकता है। लोकसभा में किसी को सस्पेंड करना है, हाउस वोट डालेगा इसको सस्पेंड करो पूरे सेशन के लिए, पूरे सेशन के लिए, सिटिंग नहीं, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करो इसको। बजट सेशन चल रहा है, पूरे बजट सेशन के लिए इसको इस बार के लिए आप सस्पेंड कर दो। तो हाउस में वोट डाल दिया, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे ही राज्यसभा में हाउस में वोट डाल दिया, सस्पेंड कर सकते हो। उस बंदे ने माफी मांग ली कि भाई आई एम सॉरी, तो आप चाहते हो सस्पेंशन अब वापस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर से वो हाउस वोट डालेगा, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी राज्यसभा में तो हाउस तो सब कुछ कर सकता है, ये बात लर्न हो गई। ठीक है, कॉमन सेंस भी है। तो हाउस तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, तो सस्पेंड तो कर ही सकता है। बात आती है स्पीकर की या चेयरमैन की कि वो क्या कर सकता है। तो सिंपल सा फंडा है कि लोकसभा में ना दंगे फसाद बहुत होते हैं, आए दिन गाली गलौच और खूब सारी चीज़ें होती रहती हैं, बार बार वोट डलवाना मुश्किल काम है। इसलिए स्पीकर को पावर दे दी गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया था, नहीं सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में किया था, पता नहीं रूल्स में किया था, जिसमें भी था। खैर, स्पीकर के पास पावर है कि वो जिस मर्जी को चाहे सस्पेंड कर सकता है, चाहे तो पूरे सेशन के लिए,
चाहे तो 5 सिटिंग्स के लिए, विच एवर इज लेस, ठीक है, इनमें से जो भी लेस हो उसके लिए वो सस्पेंड कर सकता है। बाकी स्पीकर कुछ नहीं कर सकता, ना वो रिवोक कर सकता सस्पेंशन। राज्यसभा का चेयरमैन किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता, राज्यसभा का चेयरमैन किसी को रिवोक नहीं कर सकता किसी का सस्पेंशन। राज्यसभा का चेयरमैन इतना कर सकता है, अगर कोई ज़्यादा उल्टा सीधा दिक्कत दे रहा हो बंदा, राज्यसभा का चेयरमैन कहेगा कि मैं तुम्हें इस सिटिंग के लिए बाहर कर रहा हूँ, कि आज के लिए तुम क्लास से बाहर चले जाओ, इतना बोल सकता है, लेकिन पूरे सेशन के लिए नहीं कर सकता, पूरे सेशन के लिए स्पीकर कर सकता है। तो आपको इन सब में पूरी टेल में सिर्फ एक फैक्ट ध्यान रखना है बढ़िया से, कि स्पीकर ऑफ लोकसभा सस्पेंड कर सकता है अपनी मर्जी से जिस मर्जी को, फॉर द एंटायर सेशन और फॉर 5 सिटिंग्स विच एवर इज लेस। बस ये याद कर लो, ठीक है, बाकी सारा ऑब्वियस है। एक और न्यूज़, राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड एमपी को रिजाइन करना पड़ा। क्यों रिजाइन करना पड़ा? नॉमिनेटेड एमपीज मतलब 12 लोग जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। यूपीएससी ऑप्शन दे देगा कौन कौन से वो 4 फील्ड होते हैं, तो वो होते हैं साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विस, SALS। यूएस सेनेट में कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। क्यों? 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर हैं, तो हो गए 100 ही मेंबर होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर की कोई वहाँ पे स्कोप नहीं है। मान लो आज की डेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको नॉमिनेट कर दें कि भाई दिस पर्सन, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ इस बंदे को राज्यसभा में, ठीक है, आप ऑलरेडी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जिस मर्जी पार्टी के मेंबर हो, प्रेसिडेंट ने आपको नॉमिनेट कर दिया, आप राज्यसभा के एमपी बन गए, नो इश्यूज एट ऑल। मान लो आप नहीं हो, आप एक आम आदमी थे, आपको नॉमिनेट मतलब इस फील्ड में आप अच्छे रहे थे, सोशल सर्विस अगर बड़ी अच्छी कर दिया आपने, प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ, आपने कहा यार ये बढ़िया लोग हैं, ये बीजेपी वाले बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, तो ये लोग कदर जानते हैं मेरी, तो मैं इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको ये तभी 6 महीने के अंदर अंदर उनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो सी मर्जी पार्टी ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है, बट यू हैव टू ज्वाइन विद इन 6 मंथ्स, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 6 महीने तक पार्टी ज्वाइन नहीं करी कोई भी, ठीक है, 6 महीने के बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ऐसा लिखा 10th शेड्यूल के अंदर, तो क्वेश्चन 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 10th शेड्यूल एमपीज के लिए तो है, लोकसभा राज्यसभा दोनों एमपीज के लिए है। क्या ये एमएलएज एमएलसीज के लिए है? बिल्कुल है। सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे 10th शेड्यूल काम करता है। 10th शेड्यूल आया था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd, 5 × 2 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है कि इस बंदे को 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं? चेयरमैन लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर। किन किन वजहों से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? आप एमपी थे, पार्टी ने कहा कि ये बिल आ रहा है, इसको अपोज करना या सपोर्ट करना, आपने पार्टी की बात नहीं मानी, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आपने खुद ही पार्टी से रिजाइन कर दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये पार्टी से रिजाइन करने पे डिस्क्वालीफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लोग जब इलेक्शन जीतते हैं वो पार्टी के बेसिस पे जीतते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। कई इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे लोग एकदम अंधे बन के वोट करते हैं कि हमने तो कांग्रेस को ही या बीजेपी को ही, पार्टी को ही वोट करना है, बंदा जो खड़ा है इलेक्शन में वो चाहे कितना ही बड़ा मर्डर और रेपिस्ट हो, हमें मतलब नहीं उस चीज़ से, हमने तो उस पार्टी को ही वोट करना है, ठीक है ना। तो बंदे मोस्टली इंडिया में इलेक्शन जीतते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी, और इलेक्शन जीतने के बाद अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया आपने तो वो चीज़ हो गई गलत, इसलिए यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड। इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पार्टी, आपने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी सारी पार्टीज चोर हैं, मैं इंडिपेंडेंटली खड़ा हूँगा, मेरे को वोट दे दो। लोगों ने आपको वोट दिया और अगले दिन आपने किसी पार्टी को समर्थन दे दिया, समर्थन इन द सेंस, सॉरी, अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली, समर्थन दे सकते हो अलग से, बाहर से दे सकते हो, बट अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो चीज़ गलत हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इसलिए यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर दैट ऑल्सो। नॉमिनेटेड मेंबर ने पार्टी ज्वाइन कर ली आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। ये चीज़ मर्जर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। अगर 2/3 लेजिस्लेटर्स एग्री हो जाएं मर्जर के लिए, एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मर्ज करने के लिए, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे।
और री इलेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप सपोज करो आप कांग्रेस के एमएलए थे, बीजेपी ने आपको कहा कि हमारी तरफ आ जाओ, सरकार गिर जाएगी उनकी, मजा आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। आप इधर आ गए। जब इधर आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। जब डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप जिस सीट से खड़े हुए थे उस सीट पे दोबारा इलेक्शन होंगे, बाई पोल्स होंगे, तो क्या आप फिर से वहां पे लड़ सकते हो उस बाई पोल में? हाँ, आप लड़ सकते हो, ठीक है। तो इट डज नॉट बार कंटेस्टिंग री इलेक्शन। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, बिल्कुल है। स्पीकर ने डिसाइड किया, स्पीकर या चेयरमैन ने डिसाइड किया कि आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, यू आर डिस्क्वालीफाइड और नॉट, तो स्पीकर के इस फैसले को आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपने ओबे नहीं किया, आपको निकाल दिया, रिजाइन कर दिया, आपको निकाल दिया, ऐसे बहुत बढ़िया लॉ है ये। लेकिन फिर भी सरकारें गिर जाती हैं बार बार, ठीक है ना। एमएलए एमपी अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं बड़े आराम से। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि फलाना बंदे ने पार्टी चेंज कर ली, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके दो रीजंस हैं, दो लूप होल्स हैं इसके अंदर। पहला लूप होल ये है कि जो स्पीकर को आपने कंप्लेन करी कि हेलो स्पीकर, देखो वो जो एमएलए है उसने पार्टी चेंज कर ली, आप उसको डिस्क्वालीफाई करो। स्पीकर अक्सर उस पर डिसीजन देता ही नहीं। अगर स्पीकर डिसाइड करके कुछ दे दे डिसीजन, तो आप चैलेंज करोगे ना कोर्ट में। लेकिन अगर स्पीकर ने डिसाइड ही नहीं किया तो कोर्ट क्या बेचारा कहेगा? कोर्ट कहता है कि लेट द स्पीकर डिसाइड, फिर हम देखेंगे कि स्पीकर ने सही डिसाइड किया या गलत। यानी कि प्री डिसीजनल स्टेज पे जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं, ठीक है ना। स्पीकर हमेशा एप्लीकेशन को पेंडिंग रखता है। इसका सोल्यूशन निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर या चेयरमैन जो भी है, उस स्पीकर को उसको 3 महीने के अंदर फैसला करना पड़ेगा कि इस बंदे को हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सोल्यूशन हो गया, अच्छी बात है ये तो। दूसरा लूप होल है जो हमने यहाँ पे बताया आपको कि 2/3 अगर मेंबर्स अग्री हो जाएं तो मर्जर अलाउड है। मर्जर काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, रिस्पेक्टेबल वर्ड है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ग्रुप डिफेक्शन। 10 शेड्यूल कहता था कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग डिफेक्ट ना कर जाएं। यहां पे हो रहा है पूरा का पूरा ग्रुप डिफेक्ट कर रहा है। आपने कहा एक दो एमपी छोड़ो, एक दो एमपी डिफेक्ट होंगे, इधर आएंगे, एक दो एमएलए इधर आ गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बेचारे। एक काम करो, पूरी की पूरी पार्टी को ही खरीद लो। जैसे सिक्किम में अप्रैल 2019 में इलेक्शन हुए थे। सिक्किम के हाउस में मिनिमम कितनी सीट होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। कितनी है? 32। नो इशू, 32 सीट्स हैं, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। 3 महीने बाद बीजेपी के पास 10 सीटें थी। क्यों? एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीएफ, उसके 13 एमएलएस थे, उनमें से 10 को ले लिया, कन्वर्जन करवा दिया उनका। ठीक है, तो फिर पार्टी चेंज हो गई उनकी, वो 10 बन गए। तो बिना इलेक्शन लड़े, मतलब बिना इलेक्शन में एक भी सीट जीते, उनके पास हो गई बीजेपी के 10 एमएलएस अपने खुद के, ठीक है, अपने खुद के 10 एमएलएस वहां पे हो गए, ठीक है, बाय डूइंग सम दिस थिंग। तो ये इसके लूप होल्स हैं एंड ये चीज़ न्यूज़ में भी आती रहती है, ठीक है। तो फिर जैसे 3 मंथ्स की लिमिट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ग्रुप डिफेक्शन, ये चीज़ें प्रीलिम्स में आ सकती हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। देयर इज़ अनदर वीडियो विच इज़ सेम लाइक दिस बट इट विल बी इन इंग्लिश, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू वेरी मच।